हेलो हाय नमस्ते आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस एजुकेटर पर। तो आज की क्लास में हम कल जो हमने टॉपिक छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त के बारे में। उसके बाद से उसका जो बेटा हुआ शासक समुद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो समुद्र के गुप्त के बारे में हमने जो भी चर्चाएं की थी उस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे जो सीटेट में बनते हैं। तो आज जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, जो क्वेश्चन उसमें रह गए हैं गुप्त वंश से, तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो टॉपिक क्या है? न्यू किंग्स एंड किंगडम है। ठीक, तो अगर हम विक्रमादित्य की बात करें तो आपको पता होगा कि भारत के कुल मिला के 14 ऐसे शासक हुए जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया था। तो विक्रमादित्य जो टाइटल है, ठीक है, ये अगर परंपरागत रूप से माना जाता है कि इस उपाधि को धारण करने वाला कौन था, तो चंद्रगुप्त सेकंड था। कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड कौन था? तो चंद्रगुप्त सेकंड समुद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, यानी गुप्त वंश में कितने शासक हुए? तो गुप्त वंश में शासक कौन कौन सा हुआ? तो अगर हम गुप्त वंश के शासक की बात करें तो पहला था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, उसके बाद था घटोत्कच गुप्त। ठीक है, फिर कौन हुआ? फिर हुआ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, फिर इसके बाद हुआ समुद्रगुप्त। इसका बेटा कौन हुआ? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का बेटा कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने कौन सी उपाधि धारण की? तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगर इसकी बात करते हैं तो इसको हम मानते हैं 58 BC को। क्या मानते हैं? विक्रम संवत मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? विक्रम संवत मानते हैं। ठीक, तो इसको समझते हैं कि यह उपाधि परंपरागत रूप से चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या की, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड के साथ ये जो उपाधि है ये जोड़ी जाती है। दूसरी पॉइंट को समझते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड की बात अगर करें तो उसने पश्चिमी भारत में शकों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने किसको पराजित किया था? शकों को पराजित किया था। ठीक है, तो शकों को पराजित करने के बाद इसे क्या कहा जाने लगा? तो फिर इसने एक और उपाधि धारण की, सकारी की उपाधि धारण की, यानी शक प्लस अरी। ठीक है, अरी का मतलब होता है दुश्मन। तो शकों को पराजित करने वाला कौन था? तो शकों को पराजित करने वाला चंद्रगुप्त सेकंड था। इसीलिए इसने कौन से टाइटल को धारण किया था? तो इसने टाइटल अपनाया था, सकारी के टाइटल अपनाया था। ठीक है, फिर आगे बात समझते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, इसने उसके बाद अपनी पुत्री का विवाह, इसके पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। ठीक है, तो इसने प्रभावती गुप्त का विवाह, ठीक है, वाकटक के शासक रुद्र सेन के साथ करा दिया। ठीक है, तो अपनी बेटी का शादी किसके साथ कराता है? तो वाकटक के शासक रुद्रसेन के साथ ये क्या कराता है? विवाह कराता है। ठीक है, आगे समझते हैं कि अगर हम बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो इसके दरबार में कौन कौन थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार में कालिदास, याद रखिएगा, और आर्यभट्ट जैसे कवि या विद्वान थे। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन कौन थे? तो कालिदास और आर्यभट्ट थे। ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो आर्यभट्ट और कालिदास हैं ये किससे संबंधित हैं? तो हम इस बात को कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ऐसे विद्वानों का नाम हमें मिलता है। अगर कालिदास की रचना की बात करें तो कालिदास द्वारा लिखा गया क्या? अभिज्ञान शकुंतलम, उसके बाद से मेघदूत, उसके बाद से रघुवंशम। ठीक है, क्या लिखा गया? रघुवंशम लिखा गया। तो ज्ञान शकुंतलम यानी अभिज्ञान शकुंतलम में क्या है? किसकी कहानी दी गई है?
तो अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी दी गई है। इसमें एक मछुआरे की कहानी है कि दुष्यंत और शकुंतला की क्या होती है, शादी होती है, लेकिन इन्हें एक ऋषि से श्राप मिला होता है कि ये क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे। तो वही मछुआरा क्या करता है, एक अंगूठी होती है, उसे इन्होंने कहा था कि ये अंगूठी लीजिए, जब ये अंगूठी आप मुझे दिखाएंगी तो मुझे याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसकी कहानी है, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। किसमें, अभिज्ञान शकुंतलम में। किसके द्वारा लिखा गया, कालिदास के द्वारा लिखा गया। ठीक है, फिर बात करते हैं मेघदूत की, बात करते हैं मेघदूत। इसमें क्या है, यक्ष और यक्षिणी की कहानी है। ठीक है, यक्ष और यक्षिणी की कहानी है। रघुवंशम की बात करें तो रघुवंशम यानी कि रघुवंशम की कहानी है। ठीक है, इस बात को हमने समझा। फिर आगे समझते हैं कि कालिदास की जो रचना है, कालिदास की रचना में अगर हम बात करें कि किस भाषा में कालिदास ने लिखा था, तो कालिदास ने किस भाषा में लिखा था, इनकी जो रचनाएं थी किस भाषा में थी, संस्कृत भाषा के साथ साथ ये प्राकृत भाषा में भी अपनी रचनाएं इन्होंने लिखा। दो भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, संस्कृत और प्राकृत। तो आपको पता है कि उस समय के जो एलीट क्लर्क यानी कि जो प्रमुख व्यक्ति होते थे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उनके लिए क्या होता था, संस्कृत होता था। जो आम जनता थी वो अपनी बात कैसे समझ पाएगी, तो आम जनता को अपनी बात कहने के लिए क्या यूज करते थे, कौन सी भाषा, तो प्राकृत भाषा। ठीक है, तो प्राकृत भाषा को समझने वाले कौन कौन थे, तो ये महिलाओं के लिए था, शूद्र थे और निम्न वर्ग थे, क्योंकि इन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था। जो संस्कृत का ज्ञान होता था वो पढ़े लिखे लोग जो होते थे वो क्या करते थे, संस्कृत को पढ़ते थे। ठीक है, वेद पाठ करते, क्योंकि वेद पाठ हुआ करता था संस्कृत में। तो इतनी बात हमने समझा। फिर आगे देखते हैं, अगर आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट का बुक का क्या नाम है, आर्यभट्टयम। क्या नाम है, आर्यभट्टयम। तो आर्यभट्ट क्या थे, एक बहुत बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट क्या थे, तो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। ठीक है, और इनकी जो बुक का नाम है आर्यभट्टिनम। ठीक है, आर्यभट्टयम नाम है इनके बुक का। इन्होंने इस बुक को किस भाषा में लिखा, इन्होंने इस बुक को संस्कृत भाषा में लिखा। हमने बताया अभी आपको कि कालिदास ने दो भाषाओं का इस्तेमाल किया, संस्कृत और प्राकृत। जो प्राकृत भाषाएं होती थी वो महिलाएं, शूद्र, किसान और निम्न वर्ग के लिए होता था, और जो संस्कृत था वो प्रमुख वर्ग के जो लोग थे वो इस बात को समझते थे। ठीक है, तो आर्यभट्ट द्वारा, और ये भी कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने क्या किया, शून्य का आविष्कार किया। तो शून्य का आविष्कार तो बहुत समय पहले हुआ था, तो आर्यभट्ट ने शून्य के संकेत की खोज की, शून्य के संकेत की खोज की। ये क्या है, ये शून्य है। ठीक है, तो वही कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। फिर आगे समझते हैं कि आर्यभट्ट ने यह भी बताया, क्या थे, ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे। तो आर्यभट्ट ने यह बताया कि वृत्त की जो परिधि कैसे निकाली जाती है, वृत्त की परिधि निकालने की विधि भी खोजी गई। ठीक है, उसके बाद ये क्या थे, खगोल शास्त्री थे। तो इन्होंने ये भी बताया, आर्यभट्ट ने ये बताया कि ग्रह के बारे में, किसके बारे में, ग्रहण के बारे में बताया। उन्होंने किसके बारे में बताया, ग्रहण के बारे में बताया, और दिन रात के भी बारे में बताया, यानी कि घूर्णन के बारे में भी उस समय इन्होंने क्या बताया, इसके बारे में बताया। फिर इसी समय चंद्रगुप्त सेकंड के ही समय जो चीनी यात्री था फाहियान, तो प्रश्न पूछ सकता है या पूछता है आपसे, सीटेट में ये प्रश्न इससे पूछा हुआ है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। ये क्या था, ये चीन का यात्री था, तो इसे नाम क्या मिलता है, फासियान या फाहियान, इसका नाम मिलता है। ठीक है, तो ये विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ठीक, फिर आगे बात करें कि इनके दरबार में और कौन कौन विद्वान थे, तो हमने अभी समझा कि आर्यभट्ट थे, ठीक है, वराह मिहिर थे। तो ये दो जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, यानी गुप्त काल के जो दो अगर बातें हम करें तो गुप्त काल में ये दो विद्वान के नाम हमें मिलते हैं। कौन कौन से, तो आर्यभट्ट और वराह मिहिर। लेकिन अगर अब ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य की बात करें, ये भी क्या थे, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, तो इनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इतनी हमें बात समझा।